नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं इतिहास अध्याय 9 विजयनगर का साम्राज्य। ये आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें कि भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज ये भाग 2 है, विजयनगर का प्रशासन। अब हम जो पढ़ रहे हैं भाग 2 में विजयनगर का प्रशासन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था थी वो पढ़ेंगे, कृषि की व्यवस्था थी वो पढ़ेंगे, राज शासन कैसे चलता था, कौन सी प्रणाली थी, किस लेखक ने क्या लिखा था, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। विजयनगर के शासक ने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी। उनकी शासन प्रणाली हिंदू परंपरा पर आधारित थी, कि जो विजयनगर की शासन प्रणाली थी वो हिंदू परंपरा पर आधारित थी। विजयनगर के शासकों द्वारा रायों सामंतों को लगान मुक्त जमीन देने से इसका स्वरूप सामंतवादी हो गया। कि इन्होंने क्या करा, जो इनके पास जो विजयनगर के शासक थे, इन्होंने सामंतों को ना लगान मुक्त जमीन दे दी। इनके बदले में सामंत क्या करते थे, इनको सहायता देते थे। केंद्रीय प्रशासन, राजा साम्राज्य की समस्त कार्यकारी, न्यायकारी व विधायी शक्तियाँ जो होती थी शासक में निहित होती थी। अर्थात निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था होने के बावजूद भी ना विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को निरंकुश नहीं समझते थे। निरंकुश होने का मतलब है कि उन पर किसी का अंकुश नहीं था, उनको कोई रोक नहीं सकता था, वो जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ना वो प्रजा के हित के कार्य करते थे, जिससे कि जनता का भला हो सके। वो जनता के हित में कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। राजा के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था, कि भाई जो राजा का बड़ा बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन पुत्र न होने की दशा में राज परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को शासक क्या करता था, अपना युवराज चुन लेता था। ये सप्तांग विचारधारा जो हो गई कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास व राजनीति की महान रचना है। सप्तांग विचारधारा वो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 7 अंग। शासन को चलाने के लिए कौटिल्य ने 7 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। ये अंग इस प्रकार है, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना, मित्र एवं कोश। कि अगर किसी को अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चलाना है तो इन पर अच्छी तरह से नियंत्रण होना चाहिए, और ये जो इसमें जो व्यक्ति हो गए वो विश्वास योग्य होने चाहिए। तो इनके जो शासक थे, प्राचीन व मध्यकालीन हिंदू शासकों ने अपना शासन चलाने के लिए सप्तांग विचारधारा का प्रयोग किया। मंत्री परिषद, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, विभागों के प्रधान आदि राजा के बड़े प्रमुख वे योग्य व्यक्ति होते थे। इनकी संख्या जो होती थी 20 के निकट होती थी। तो पूछ लिया जाता है कि भाई इनकी संख्या कितने के निकट होती थी, तो 20 के निकट होती थी। वे प्रमुख विषयों पर राजा को परामर्श देते थे। अगर राजा का मन है तो उस परामर्श को मान लेता था, नहीं तो ये राजा की इच्छा पर निर्भर करता था कि उसको मानना है नहीं मानना है। राजा की सहायता के लिए रायसेन, ये पूछ लिया जाता है आपका कि रायसेन कौन होता है। तो राजा के जो मौखिक आदेश होते थे, जो मौखिक आदेश वो सभा में देता था, तो उसको लिपिबद्ध करने वाला, लिखने वाला रायसेन होता था। और कर्णिकम लेखाधिकारी होता था। मुद्राकृता आदि प्रमुख अधिकारी थे। प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन, के प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन में विजयनगर राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने में बटा हुआ था? 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतपति प्रांत का प्रधान होता था, कि जो प्रांत का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? प्रांतपति होता था। उनके अधिकार जो होते थे विस्तृत होते थे। साम्राज्य प्रांत, वलनाडु, नाडु, स्थल व ग्राम आदि इकाइयों में विभक्त था। कि जो साम्राज्य था वो प्रांत में, वलनाडु में, नाडु में, स्थल व ग्राम आदियों में बटा हुआ था। गांव के मुखिया को गोंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया भी है, गांव के मुखिया को गोंडा कहा जाता है। राजस्व प्रशासन, विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। राज्य की आय का मुख्य जो साधन था भू राजस्व था। कि जो जिससे राज्य की आय होती थी वो उसका जो मुख्य साधन था भू राजस्व कर था, जो उपज का तिहाई या छठा भाग होता था। किसानों से चावल की उपज का 1/3 भाग, कि अगर चावल की खेती कर रहे हैं किसान तो उनसे 1/3 भाग लिया जाता था। और रागी, चना आदि का 1/4 भाग, बाजरा व अन्य शुष्क भूमि से उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो यहाँ से आपके मैचिंग के टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई चावल की जो खेती होती थी उसमें कितना भाग लिया जाता था, और रागी और चना की खेती में कितना लिया जाता था। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है। राज्य को सामंतों से भी कर व उपहार आदि प्राप्त होते थे। कि जो राज्य को सामंत भी क्या करते थे, कर देते थे, उपहार देते थे। बंदरगाहों से कर तथा वाणिज्य से भी अधिभार वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाजार कर, गृह कर हो गया, सिंचाई पे कर लगा रखा था, चरागाह पे कर था इनका, आदि भी राज्य की आय के मुख्य साधन थे।
न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्मानों से भी राज्य की आय होती थी, कि जो न्यायालय ने जो जुर्माना लगा दिया कि भाई तुमने ये अपराध किया है तो तुम्हें इतना जुर्माना देना पड़ेगा, उससे भी क्या होता था कि राज्य की आय होती थी। कृष्णदेव राय की पुस्तक आमुक्तमाल्यदेय के अनुसार राज्य की आय 4 भागों पर खर्च होती थी, कि जो राज्य की आय है वो 4 भागों पे खर्च होती थी, जैसे दान पे, और राजा का व्यक्तिगत खर्च हो गया, घोड़े की देखरेख हो गई, सैन्य व राज्य की सुरक्षा पर। तो कृष्ण के किसके अनुसार बताया गया ये? कृष्णदेव राय की जो पुस्तक थी, जो उन्होंने खुद ने बनाई थी, खुद ने छापी थी, ये आमुक्तमाल्यदेय, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो इनके हिसाब से जो राज्य की आय था वो 4 भागों पर खर्च होती थी। दान पे, राजा का व्यक्तिगत खर्च, घोड़ों की देखरेख का खर्च, सैन्य व राज्य की सुरक्षा। आमुक्तमाल्यदेय ये कृष्णदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध तेलुगु रचना है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है आपका यहाँ से, किसने इसकी रचना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी रचना कृष्णदेव राय द्वारा रची गई है, जो कि तेलुगु रचना है। आमुक्तमाल्यदेय का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा या मणियों की माला। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मुद्राओं या मणियों की माला। इस रचना को तेलुगु साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, कि इस पुस्तक में क्या है, हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको क्या बोला गया है? मुद्रा या मणियों की माला। न्याय प्रशासन। विजयनगर के राजा निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखते थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियमित न्यायालय थे। ग्रामों में जाति पंचायत व श्रेष्ठी संगठन भी न्याय करते थे, कि जो अगर गांव में अगर देखा जाए छोटी छोटी पंचायतें होती थी, उसमें श्रेष्ठी संगठन होते थे। ये क्या करते थे, कभी छोटे बेस पर खुद भी न्याय किया करते थे। जब इन सबसे ऊपर जो होता था वो राजा का न्यायालय होता था, जिसे सभा कहा जाता था। धर्मशास्त्र में बताए गए कानूनों का पालन किया जाता था। दंड विधान कठोर था इसमें। मृत्युदंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त कर लिया जाना मुख्य दंड था, कि अगर किसी ने घोर अपराध कर दिया है तो उसे मृत्युदंड दे दिया, उसके अंग विच्छेद कर दिए या उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। सैन्य प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य की सेना सुसंगठित व स्थायी सेना थी। सेना का प्रमुख जो होता था राजा होता था। पैदल, घुड़सवार, हाथी व तोपखाने सेना के प्रमुख अंग थे। विदेशों से ना उत्तम नस्ल के घोड़े आयात किए जाते थे। कृष्णदेव राय ने हारमूज से 13,000 अरबी नस्ल के घोड़े खरीदे। ये तो बहुत जरूरी लाइन है। उसने हारमूज से कितने खरीदे घोड़े? 13,000 अरबी नस्ल के घोड़े खरीदे। सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो नायक या पालीगर कहलाता था। स्थायी सेना के अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर जो राजा को, छोटे राजाओं में सामंत भी होते थे ना, ये क्या करते थे कि अपनी सेना भी देते थे इनको। ज़रूरत पड़ने पर इनके जो घुड़सवार हो गए, हाथी हो गए, ये वो भी देते थे। तो पूरी तरीके से ये ज़रूरत पड़ने पर राजा को सहायता प्रदान करते थे। राजकीय सेना को नगद वेतन दिया जाता था, कि जो राजकीय सेना हो गई उनको नगद वेतन दिया जाता था। जैसे और जो नायक और पालीगर हो गए ना, इनको जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए, इनके वेतन के बदले ना भू क्षेत्र दिया जाता था, कि इनको भूमि दी जाती थी वेतन के बदले। जैसे नायक हो गए, पालीगर हो गए। आर्थिक विकास। विजयनगर एक समर्थशाली राज्य था। विभिन्न विदेशी यात्रियों ने उसकी धन संपत्ति की प्रशंसा की थी। उनके वृत्तांत से पता चलता है कि विजयनगर उस काल के विश्व में ज्ञात सबसे धनी राज्यों में से एक था, कि जो विजयनगर था वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। इटली निवासी यात्री निकोलो द कोंटी, पुर्तगाल निवासी यात्री डोमिंगो पायस और ईरानी यात्री अब्दुर्जाक ने उसकी समृद्धि की अत्यधिक प्रशंसा की है। कोटी ने लिखा है, यहाँ का राजा भारत के दूसरे सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। ये पूछ लिया जाता है किसने क्या लिखा हुआ है, तो जो कोंटी ने लिखा है कि यहाँ का जो राजा है भारत के दूसरे सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब्दुर्जाक ने लिखा है कि विजयनगर के समान ना तो कोई शहर देखा और ना ही उसके समान विश्व में किसी नगर के बारे में सुना। तो यहाँ से इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाई किसने क्या बोला। इसी प्रकार पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा है कि विश्व का सबसे सुंदर शहर है, जहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, दाल और अन्य सभी वस्तुओं की भरमार है। वह पुण्य लिखता है कि यहाँ के राजा के पास असीमित संपत्ति, सैनिक और हाथी हैं, क्योंकि यहाँ के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कि जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे सारे साधन हैं, सारे खेती हो गई, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं।
इस शहर में तुम्हें सभी देशों के निवासी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के निवासी सभी देशों से कीमती पत्थरों, मुख्यतः हीरो का व्यापार करते हैं। कि इस शहर में ना तुम्हें सब देश के निवासी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हो गए ये हीरो का व्यापार करते हैं। बाबर बोसा ने लिखा है कि नगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि नगर बहुत विस्तृत और सघन बसा हुआ तथा भारत के हीरो, पेंगू के लाल, चीन और अलेक्जेंड्रिया की रेशम, सिंदूर, कपूर, कस्तूरी तथा मालबार की काली मिर्च और चंदन के व्यापार का मुख्य केंद्र स्थान था। तो यहाँ से जो पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि बाबर बोसा ने क्या लिखा था, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने क्या लिखा था, कैसे प्रशंसा की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। कृषि। विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। राज्य की कृषि व्यवस्था उत्तम थी। राजा कृषि की उन्नति में पर्याप्त योगदान देते थे। संपूर्ण भूमि को ना 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें संचित हो गए, शुष्क हो गए, उद्यान हो गए और वन हो गए। यहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, रागी, चना, बाजरा, दालों व अन्य सभी फसलों की खेती होती थी। विजयनगर के शासकों ने कई नहरें व तालाबों का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पुर्तगाली यात्री नूनीज ने सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए लिखा है, विजयनगर शहर में ही कमलपुर नामक जलाशय था। तो आपकी बहुत ज़रूरी लाइन है। शासकों ने कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी की थी। किनके शासकों ने कृषि क्षेत्र की इतनी मजबूत किलेबंदी की थी? विशेष तौर पर विजयनगर में 7 परकोटे थे। परकोटे मतलब एक के बाद एक दीवारें। तो इसकी जो दीवारें थी वो 7 दीवारों से घिरा हुआ था, इसका राज्य था। जिनमें पहले परकोटे के अंदर क्या कर रखा था इसने जो सबसे भारी परकोटा था उसमें कृषि और जलाशयों का निर्माण करवा रखा था। एक निश्चित मात्रा में कृषि पर कर लिया जाता था। ये कुल उपज का 1/6 से 1/3 भाग निर्धारित था। उद्योग, व्यापार व वाणिज्य। विजयनगर साम्राज्य में कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग, धातु उद्योग व इत्र उद्योग का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। विजयनगर की समृद्धि के कारण थे। विजयनगर साम्राज्य में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, तटीय तथा समुद्री व्यापार उन्नति पर था। कि विजयनगर साम्राज्य में जो हो गया अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो गया, समुद्री व्यापार हो गया, तटीय व्यापार हो गया, ये क्या था उस समय विकास की सीमा पे थे। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त विजयनगर का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, एबिसिनिया और पुर्तगाल आदि देशों के साथ होता था। काली मिर्च, कपड़ा, चावल, सोरा, चीनी, मसाले, इत्र आदि विदेशों को भेजे जाते थे। तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि भाई विदेशों को क्या सामान भेजा जाता था? तो आपको पता होना चाहिए, काली मिर्च, कपड़ा, चावल, सोरा, चीनी, इस तरीके के जो मसाले हो गए, सामान हो गए, ये विदेशों को भेजे जाते थे। तथा घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि विदेशों से मंगवाए जाते थे। तो ये ना आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उनमें से पूछ लिया जाता है कि भाई ये इसकी व्याख्या है या नहीं है, इस टाइप में यहाँ से पूछ लिया जाता है। व्यापार जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। तो ये भी याद रखना, जो यहाँ पर व्यापार होता था वो जल भी और स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत में जलयानों का भी निर्माण होता था। अब्दुल जार्क के कथानुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थी। पश्चिम तट पर मालाबार क्षेत्र प्रमुख वाणिज्य केंद्र था। यहाँ कन्नूर का बंदरगाह था। तो याद रखना, पश्चिम तट पर जो मालाबार था ये प्रमुख वाणिज्य केंद्र था, यहाँ कन्नूर का बंदरगाह था। इस प्रकार विजयनगर राज्य की समृद्धि से वहाँ की प्रजा सुखी और समृद्ध थी। कला और साहित्य की दृष्टि से विजयनगर राज्य प्रगतिशील रहा है। वहाँ के शासकों ने कला और साहित्य का पूर्ण संरक्षण दिया। अनेक नगरों की स्थापना की, उनमें भव्य भवनों, मंदिरों आदि का निर्माण करवाया। साहित्यिक क्षेत्र में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा के साहित्य में भी रुचि ली। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतना डीपली कौन पढ़ेगा, लेकिन ये डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना कि ये एक ही विशेषता बताता है बी या नहीं बताता है, सी सही है या बी सही है, बी एक ही विशेषता बताता है, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके सीटेट के पेपर में, यहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसको ना वो जो हम पढ़ते हैं उनको ये तो याद रहता है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका छोटा सही आंसर है तो हमें याद है। लेकिन जो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके लिए ना हमें ना इन चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, ताकि हम उसके जो सवाल पूछा गया उसका सही जवाब ढूंढ सकें। विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली व मुदेर शैली अपनी चरम पर थी। देखो बहुत ज़रूरी लाइन है ये, जो द्रविड़ शैली थी, मुदेर शैली थी, विजयनगर में अपनी चरम पर थी। यहाँ से पूछ लिया जाता है। विजयनगर की खुदाई में लगभग 30 भवनों के अवशेष मिले हैं, जो आकार में काफ़ी बड़े हैं। इनको महलों का नाम दिया गया है। कितने भवनों के अवशेष मिले हैं? 30 के, और ये आकार में बहुत बड़े दिखाई दिए तो इसलिए इनको महलों का नाम दिया गया है।
शहर में सबसे ऊंचा और आकर्षक स्थान महानवी डिब्बा था, कि शहर में जो सबसे ऊंचा और आकर्षक स्थान था वो महानवी डिब्बा था। इसके बारे में पूछा भी जाता है। ये 11,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था, 40 फुट की ऊंचाई वाला मंच था। तो ये जो 11,000 है इसको याद रखना, वर्ग फुट में फैला हुआ था, 40 फुट की ऊंचाई वाला मंच था। शाही क्षेत्रों में एक अन्य सुंदर भवन कमल महल है। इसकी मेहराब पर बहुत सुंदर डिज़ाइन है, और जो कमल महल का नाम दिया गया है इसलिए दिया गया है क्योंकि देखने में ना कमल की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि इन मेहराबों को दूर से देखने पर कमल जैसी आकृति बनती है। विजयनगर में एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र मंदिर वाला है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है। इनके भी निर्माण में भले ही द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ हो, पर इनकी अपनी ही एक विशेष शैली है। इनमें क्या हुआ है, स्तंभों का प्रयोग हुआ है। स्तंभ मतलब खंभों का प्रयोग हुआ है इनको बनाने में, और जो खंभे हैं उन पर घोड़े की आकृति दर्शाई गई है। मंदिरों में मंडप या खुले दल्लान हैं जिस पर देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। अब यहाँ से पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर, विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा स्वामी मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये भी जरूरी है आपका। चितंबरा में ताड़पत्री तथा पार्वती मंदिर भी सुंदर है, तो ये पूछ लिया जाता है भाई ताड़पत्री और पार्वती मंदिर कहाँ पर है, विजयनगर में, तो चितंबरा में। कांचीपुरम के विरदराज व एकम्बरनाथ मंदिर, कल्याण मंडप भी उल्लेखनीय है। इन मंदिरों के गोपुरम सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। भवन निर्माण कला के साथ साथ मूर्ति कला निर्माण, चित्रकला, संगीत व नृत्य कला में भी विशेष प्रगति हुई। तो यहाँ से आपका जो मैंने आपको बताया कि भाई ये लाइन जरूरी, तो वास्तव में वो बहुत ज़रूरी लाइन है। डिब्बा ये लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर था, 40 फीट की ऊंचाई तथा बनी पत्थरों की मंचनुमा आकृति थी। तो यहाँ से पूछा जाता है आपका, तो आपको याद रखना है। इसके उपयोग को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है। फिर भी अधिकतर विद्वानों का मानना है कि वे विशेष अवसर पर धार्मिक कार्य जो होता था, अनुष्ठान होते थे, उस समय क्या होता था, सम्राट और जनता यहाँ इकट्ठा होती थी। तो सबसे ज़रूरी लाइन इसमें क्या है, 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई और 11,000 वर्ग फीट के आधार पर फैला हुआ है ये। तो यहाँ से ये पूछ लिया जाता है। साहित्य, विजयनगर के शासकों ने अनेक विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण दिया। विजयनगर के कई शासक स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान व साहित्यकार थे। उनके समय में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। बुक्का राय के मंत्री माधवाचार्य ने न्याय शास्त्र पर एक महान ग्रंथ लिखा। तो ये यहाँ से जो पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है। जो बुक्का राय के मंत्री थे माधवाचार्य, उन्होंने क्या करा, न्याय शास्त्र पर एक महान ग्रंथ लिखा। सायणाचार्य ने वेदों पर टीकाएं लिखी। बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। देवराज द्वितीय ने कवियों को संरक्षण दिया। तो बुक्का प्रथम ने क्या करा, तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया, और देवराज द्वितीय ने कवियों को संरक्षण दिया। राजा कृष्णदेव राय स्वयं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनके काल में साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। उन्होंने आमुक्त माल्यदा नामक तेलुगु में महान ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि भाई उन्होंने कौन सा ग्रंथ रचा था, उसमें क्या क्या बोला गया था, क्या विशेषता थी, जैसे कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु व लिपि नंदिनागढ़ी थी। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर की जो भाषा थी और लिपि थी वो क्या थी। तो विजयनगर की जो राजभाषा थी वो तेलुगु व लिपि जो थी नंदिनागढ़ी थी। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। रानी गंगा देवी ने मुद्रा विजय नामक ग्रंथ की रचना करी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। रानी गंगा देवी ने मुद्रा विजय नामक ग्रंथ की रचना की, और उनके जो दरबार में 8 कवि बैठते थे, महान कवि बैठते थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। इस प्रकार विजयनगर राज्य विस्तार, शक्ति, शासन, संपन्नता, साहित्य व ललित कला आदि के प्रगति की दृष्टि से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका महत्व इस दृष्टि से भी और अधिक हो जाता है कि उसने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, सभ्यता और समाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखकर पल्वित होने में सफलता दिलाई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों में, विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिणों में मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा करके एक महान ऐतिहासिक दृश्य को पूर्ण किया। तो यहाँ पे जो पूछा जाता है, ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है। यहाँ से यही सब पूछा जाता है कि भाई किसने क्या लिखा था, और जो विजयनगर के बारे में बहुत डीपली पूछ लिया जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।